Hello class, 6th class. Today we are going to read chapter 4 of history, the first cities. In this chapter, we will read about the first cities, how it has emerged. As early man started producing food, he began to lead a semi-settled life. The first villages were naturally set up in the fertile river valleys. Then men learned the use of metals like copper and bronze. Better tools and fertile lands led to the surplus production of food grains. जैसे ही अर्ली मैन ने फूड की प्रोड्यूसिंग शुरू की तो उन्होंने सेमी सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू कर दिया. द फर्स्ट विलेजेस नेचुरली सेटअप हुए क्योंकि रिवर वैलीज के पास वो अक्सर रहते थे. देन मैन ने क्या लर्न और क्या करना सीखा, उन्होंने मेटल्स का यूज करना सीखा जैसे कि कॉपर है, ब्रोंज है, और बेटर टूल्स वो यूज करने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, उसके पास ज्यादा से ज्यादा सरप्लस अमाउंट में फूड हो सके. सो सम पीपल कुड लीव फूड प्रोडक्शन एंड शिफ्ट टू अदर क्राफ्ट एंड ट्रेड. अब मैन के पास बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में फूड होने लग गया. अब उसने क्या किया कि उनमें से कुछ लोग क्या किया, उन्होंने लीव फूड प्रोडक्शन, उन्होंने फूड प्रोडक्शन को लीव कर दिया और दूसरे क्राफ्ट और ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो गए. दे मूव्ड अवे फ्रॉम द विलेजेस विच वर सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेट अप सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो वो मूव हो गए दूसरे विलेजेस की तरफ जो कि एग्रीकल्चर के सेंटर थे या जहां पे ट्रेड या कॉमर्स के सेंटर थे. और धीरे धीरे वो ही विलेजेस ट्रांसफॉर्म किसमें हो गए, सिटीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए. Thus areas which were centers of trade emerged as cities. इसका मतलब अब सिटी से क्या मतलब है, the areas that are center of trade are emerged as cities. जो व्यापार करने के सेंटर्स थे वो as at cities emerged हुए. The term civilization means highly advanced culture with towns and cities. Civilization का मतलब क्या है, हाईली एडवांस कल्चर विद टाउन एंड सिटीज, यानी कल्चर हाईली एडवांस था जिसमें शहर थे, टाउन्स थे और क्राफ्ट था, ट्रेड था, लिटरेचर एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रेड है, क्राफ्ट है, लिटरेचर है और हाईली ट्रेंड, हाईली एडवांस कल्चर था टाउन और सिटीज के अंदर. However, traces were also found to exist after 1500 BC. तो इसके जो ट्रेसेस हैं वो 1500 BC के बाद मिले. इन इंडिया द फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज वर फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर इंडस. जो हमारी इंडिया में सबसे पहली सिटी कहाँ पे मिली, इन द वैली ऑफ रिवर इंडस, इंडस रिवर की वैली में. सो इट वॉज नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एग्जावेटेड. हड़प्पा यहाँ की फर्स्ट साइट थी सिविलाइजेशन की जो कि एग्जावेट हुई थी. अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की फर्स्ट 4 सिविलाइजेशन बताई हैं. The first 4 civilization were in Mesopotamian, modern Iraq, Harappa, China और Egypt, and find out the names of these rivers on the bank of which this developed. कौन-कौन से river पे ये develop हुई हैं. The first cities of the Indus valleys to be excavated were that of Harappa, Mohenjo-daro on the banks of river Indus. जो first cities थी Indus Valley की जो excavate हुई हैं, कहाँ पे हुई है, वो कौन सी cities थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. और कहाँ पे ये मिली, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. फर्दर excavations indicated the vast extent of the civilization spread over large part of northwestern and some part of central. और इस जो civilization के हैं इसके और excavation कहाँ मिले हैं और ये क्या शो करते हैं कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ इतने एरिया में ही नहीं फैली हुई थी, ये लार्ज पार्ट था इसका. कहां तक फैली हुई थी, नॉर्थ वेस्ट में, और इसका कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सिंध एंड बलोचिस्तान. मतलब ये रिवर वैली यहां तक भी फैली हुई थी.
Nearly 150 sites of this civilization have been discovered so far. और इस civilization की 150 sites मिली हैं. The important city of this civilization were Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. ठीक है, important cities थी civilization की, वो थी हड़प्पा and Mohenjo-daro. हड़प्पा in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh, both forming parts of Pakistan. अब ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के पार्ट में. A third city at Chanhundro, about 130 kilometers south of Mohenjo-daro in Sindh, and a fourth at Lothal in Gujarat. A fifth lay at Kalibangan in northern Rajasthan. A sixth settlement called Banawali. अब इसकी थर्ड सिटी कहाँ पे है? चनहुंद्रो, जो कि 130 किलोमीटर साउथ है मोहनजोदाड़ो में, और फोर्थ इज लोथल जो कि गुजरात में है, एंड फिफ्थ इज कालीबंगन जो कि नॉर्दर्न राजस्थान में, एंड सिक्स्थ बनवाली है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. अनदर सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज ढोलावीरा इन गुजरात. एक और सिटी है इसकी जो कि ढोलावीरा गुजरात में. Thus the civilizations was well spread out and covered parts of Punjab, Haryana, Sindh, Balochistan, Gujarat. तो ये क्या शो करती है कि ये सिविलाइजेशन कौन कौन से पार्ट में गई हुई है. बहुत इसका वास्ट एक्सटेंट था जो कि कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलोचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो ये सिविलाइजेशन इन पार्ट्स में फैली हुई थी. स्पेशल फीचर्स, इस सिविलाइजेशन के सबसे अब हम स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या खास बात थी. द टाउन प्लानिंग. मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस सिविलाइजेशन की ज्यादातर सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. द वेस्टर्न पार्ट वाज बिल्ड ऑन हायर ग्राउंड कॉल्ड द सिटाडेल. एक था वेस्टर्न और एक ईस्टर्न. जो इसका वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, वो हायर ग्राउंड पे था, हायर ग्राउंड पे उसको बिल्ड किया था, जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं. ये देखिए सिटाडेल, एक क्लोजर लुक दे रखा है इसका, जो हायर रेज्ड एरिया पे बनाया जाता है. सिटाडेल हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लड्स. अब इसकी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं जो कि अगर फ्लड के टाइम पे हो तो वहां पे ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन मिले इसको फ्लड से. इट कंटेन्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रैनरी, फायर अल्टर्स, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो. इस सिटाडेल के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती थी, जैसे कि ग्रेन स्टोर करने वाली ग्रेनरी है, या फायर एल्टर्स है, या ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, ये सब इसी के अंदर आती थी, सिटाडेल के अंदर. मोस्ट प्रोबेबली द रूलिंग क्लास लिव्ड इन दिस सिटाडेल्स. अब ऐसा भी माना जाता है कि इसके अंदर कौन लोग रहते थे? रूलिंग क्लास, वो लोग रहते थे. The lower town was in the eastern part. It was on the lower level than the citadel, but was larger than the citadel. It contained the house and workplaces of the common people. अब इसका जो देखिए lower part, जिसको हम ईस्टर्न पार्ट भी बोलते हैं, ये सिटाडेल से तो लोअर था, लेकिन सिटाडेल से नीचे तो बना हुआ था, लेकिन सिटाडेल से उसका एरिया ज्यादा था, बड़ा एरिया था. और इसके अंदर क्या थे? कॉमन पीपल और वर्क प्लेसेस थे, उन लोगों के घर और काम करने वाले लोग आते थे. यूज्ड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स गेव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन. यानी इस सिविलाइजेशन में एग्जावेशन के बाद ये भी पता लगा है कि इस टाइम पे लोग बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे. बेक्ड ब्रिक्स से उनकी बिल्डिंग बनी हुई थी, जो कि स्ट्रॉन्ग उनकी उसकी स्ट्रेंथ शो करती है सिविलाइजेशन की. Bricks were used in building streets and drains. In all their construction, the bricks were fitted tightly, making the building strong and rigid. यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स को टाइटली फिट किया गया था, जिससे कि ये शो हो रहा था कि वहां की उस टाइम की कंस्ट्रक्शन कितनी बढ़िया थी, कितनी स्ट्रॉन्ग और रिजिड कंस्ट्रक्शन थी. The bricks were of a standard and uniform size. The use of baked bricks in the construction of their building was the unique achievement of the Harappan culture. यानी बेक्ड ब्रिक्स का यूज करना एक अचीवमेंट था हड़प्पन कल्चर का, यूनिक अचीवमेंट था. नेक्स्ट इज, ये सारे इसके फीचर्स हैं. वेल प्लान्ड हाउस. तो देखिए घर बहुत वेल प्लान्ड थे. द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन द लोअर टाउन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी एज दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी थी, क्योंकि वो बेक्ड ब्रिक्स से बनी थी. जितनी मतलब बेक्ड ब्रिक्स से बनने का मतलब वो बहुत ही स्ट्रेंथ ली.
The walls were strong and thick. Some houses were 1 or 2 story high, showing advanced knowledge of the construction. अब वहां पे जो वॉल्स भी बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग थी, और कुछ घर 2 स्टोरीज तक के भी थे, और वो ये भी शो करते हैं कि उस टाइम की कंस्ट्रक्शन कितनी बढ़िया थी, एडवांस नॉलेज थी उनके पास कंस्ट्रक्शन की. ईच हाउस हैड ए बाथरूम, a kitchen and a large courtyard. Most houses also had a well. This suggests that the people were aware of their water conservation. हर हाउस के अंदर एक किचन था, एक कोर्टयार्ड था, एक बाथरूम था, और हर मोस्ट ऑफ द हाउसेस के अंदर वेल भी था. तो क्या शो करता है कि लोग बहुत अवेयर थे वाटर कंजर्वेशन से. लोग वाटर कंजर्वेशन से अवेयर थे. ड्रेनेज सिस्टम. The most special feature of these cities was their well-developed drainage system. अब एक और special feature है drainage system. Every house had drains which were connected to the main drain of the street. हर घरों के अंदर drains बने हुए थे. drains मतलब जो spoiled water है, गंदा पानी है, उसको निकालने का के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं, और उनको मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था. The drains were covered with stone slabs and inspection holes were provided at regular distance to clean them. जो ड्रेन थी उनको स्टोन स्लैब से कवर किया जाता था, और थोड़ी थोड़ी दूर पे जो उनके इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए जाते थे ताकि उनको क्लीन किया जा सके टाइम टू टाइम. ब्रॉड स्ट्रीट. देखिए यहाँ पे इसका ये ड्रेनेज सिस्टम की पिक भी दिखा रखी है. The cities of the Harappan civilization had a neat and systematic look because of their straight and broad street. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक नीट और सिस्टमेटिक लुक देता है, क्योंकि वहां की जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो बहुत स्ट्रेट और ब्रॉड मतलब चौड़ी थी. These straight cut each other at right angle. और ये कैसे बनी हुई थी? राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी. Houses were constructed on both sides of the street in a neat and orderly row. और दोनों साइड स्ट्रीट के हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए थे एकदम नीट और ऑर्डरली रो में. Covered drains ran all along the street. Roads and drains were paved with bricks. ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, और जो रोड और ड्रेन्स थे वो ब्रिक से पेव्ड भी थे. द ग्रेट बाथ. A unique structure of the civilization is the famous Great Bath of Mohenjo-daro. एक जो यूनिक स्ट्रक्चर है इस सिविलाइजेशन का वो क्या है? फेमस ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो. दिस वाज अ स्पेशल टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स. ये एक स्पेशल टैंक होता था जिसको ईंटों से बनाया जाता था. The plaster coated side walls were watertight due to finely fitted bricks. प्लास्टर कोटेड साइड वॉल्स होती थी और उसको वाटर टाइट बनाया जाता था, और उस पे एक थिक क्लियर नेचुरल टार की भी लगाई जाती थी. और जो वाटर टाइट था वो किसकी वजह था? क्योंकि ब्रिक्स को बहुत अच्छे से फिट किया गया था, इसलिए वो वाटर टाइट था, उसमें से पानी निकल नहीं सकता था, और उस पे एक थिक लेयर नेचुरल टार की दी जाती थी. इट वॉज कनेक्टेड टू अ वेल फॉर वाटर इनलेट. और इसको जो ये टैंक बनाया जाता था इसको एक वेल से कनेक्ट किया जाता था ताकि इसके अंदर पानी आ सके. Dirty water was drained out through drains constructed in this massive wall. और जो गंदा पानी था वो ड्रेन्स के थ्रू बाहर निकाला जाता था. There were rooms on all sides. Archaeologists believe that the tank was probably used for ritual bathing during religious function. उसके दोनों साइड में रूम बनाए जाते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो टैंक था वो प्रोबेबली किस लिए यूज किया जाता था? जब कोई रिचुअल्स बाथिंग यानी कोई रिलीजियस फंक्शन होता था उस समय रिचुअल बाथिंग के रूप में इस टैंक को यूज किया जाता था. देखिए ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो. थिक वॉल्स हैं इसकी, बहुत मोटी मोटी वॉल्स हैं. ग्रैनरीज. ग्रैनरीज का मतलब है जहां पे हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते. Large granaries have been found at Mohenjo-daro, Lothal, Kalibanga and Harappa. मतलब मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा में बड़ी बड़ी ग्रैनरीज मिली हैं विच वर यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन. किस लिए यूज होती थी वो? कि बहुत सरप्लस अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके. Blackened and charred grains have been found in these granaries. और
भुने हुए ग्रेन्स भी यहाँ पे मिले हैं, तो जो ये शो करते हैं कि वो लोग उस समय ग्रेन्स को कुक्ड करके भी खा रहे थे। It indicates that the Harappan had surplus food grain production. Maybe tax was collected in the form of grains. और ये जो ग्रेनरीज का होना भी ये शो करता है कि ग्रेनरीज तभी बनाई जाती है अगर आपके पास में सरप्लस अमाउंट में फूड होगा, आप उसको स्टोर करोगे, अदरवाइज तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भी शो करती है कि जो हड़प्पन लोग थे बहुत फूड प्रोडक्शन उनके पास काफी था। लाइफ ऑफ द पीपल, economic activity and occupations. The cities were busy with activities. Craft seems to have been the main occupation of the people. अब cities थे ना कि जो लोग थे वो डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी थे, तो यहाँ का जो क्राफ्ट था मेन ऑक्यूपेशन थी लोगों की। पॉटरी मेकिंग वॉज अ स्पेशलाइज्ड स्किल, पॉटरी मेकिंग भी एक स्पेशल स्किल था उनका। वैरायटी ऑफ पॉट्स विद डिफरेंट डिजाइन एंड शेप हैव बीन फाउंड, बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉट मिले हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिजाइन के। मेटल वर्क वॉज वन मोर हाईली एडवांस क्राफ्ट, और मेटल वर्क भी उनका एक हाईली एडवांस क्राफ्ट था। Copper, bronze were used to make tools, weapons, ornament and vessels. The bronze statue of the dancing girl expressed the skill of Harappan craftsmanship. Making of gold and silver jewelry also seemed to have been a highly admired craft. अब डिफरेंट तरह के पोर्ट्स बनाते थे वो। मेटल वर्क भी बहुत अच्छा था उनका, एडवांस था। अलग अलग मेटल को वो यूज करते थे टूल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेपन बनाने में। और यहाँ पे देखिए एक ब्रोंज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, जो ये भी शो करता है कि उनकी स्किल के बारे में कि कितनी अच्छी स्किल थी क्राफ्टमैन्स की। बहुत हाईली एडमायर्ड क्राफ्ट है। Bead making was another specialized craft. Beads were made from a wide variety of materials, stones like carnelian, jasper, crystal, metals like copper, bronze and gold, shells and baked clay और terracotta. बीड मेकिंग यानी मोती भी बनाए जाते थे, एक उनका और दूसरा स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट था। डिफरेंट वैरायटी के बीड्स बनाए जाते थे डिफरेंट मटेरियल से, जो कि स्टोन से, जैस्पर से, क्रिस्टल और मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड और शेल्स या फिर बेक्ड क्ले या टेराकोटा, इन सब चीजों से बीड्स बनाए जाते थे। सील्स आर अनदर स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। दे वर फ्लैट रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। सील्स भी इस सिविलाइजेशन का एक और कंट्रीब्यूशन था, वो रेक्टेंगुलर शेप में बर्न्ड क्ले से बनाई जाती थी। जो बर्न्ड क्ले है टेराकोटा से बनाई जाती थी। दीज वर मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस। टेराकोटा वॉज अ रेडिश ब्राउन क्ले बेक्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड पोयर्स। फैंस इज अ मैन मेड मटीरियल विच वॉज ग्लेज्ड टू गिव शाइनी ग्लास सरफेस। टेराकोटा एक रेडिश ब्राउन क्ले होती है जो कि पॉट्स और टॉयज बनाने में यूज किया जाती है, और जो फैंस है वो ऐसा मटेरियल है जो किसी भी ग्लास सरफेस को शाइन देने के लिए, ग्लेज करने के लिए यूज किया जाता है। They usually had animal carvings on them. Probably they were used by merchants and traders to stamp their goods. उनके ऊपर एनिमल कार्विंग्स बनाई जाती थी, एनिमल्स की पिक्चर बनाई जाती थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये मे बी जो ट्रेडर्स थे वो इनको यूज करते थे अपनी स्टैम्प और गुड्स पे, अपनी गुड्स पे स्टैम्प देने के लिए। कॉटन वीविंग, cotton weaving was also practiced. Spindle walls to spin thread have been found in some of the Harappan sites. अब कॉटन वीविंग भी वहां पे बहुत की जाती थी। अगर ये जो स्पिंडल होल्स मिले हैं जो कि थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज किए जाते हैं हड़प्पन साइड में, वो भी मिले हैं। वो ये शो करते हैं ना कि जो क्राफ्टमैन है वहां के किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट में बहुत स्किल्ड थे। दैट अकाउंट्स फॉर द एक्सीलेंस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। और ये भी शो करता है कि उनकी एक्सीलेंस, कि कितने ज्यादा वो एक्सीलेंट क्राफ्टमैन थे। ट्रेड and commerce must have been an important feature of those times. Hadappans traded to get raw materials. अब जो ट्रेड और कॉमर्स है वो उस टाइम के इंपॉर्टेंट फीचर थे। हड़प्पन ने ट्रेड किया किस लिए? टू गेट रॉ मटेरियल्स। मोस्ट प्रोबेबली दे गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान। अब देखिए डिफरेंट प्लेसेस है जहां से वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे। कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया, यहाँ तक कि वेस्ट एशिया में ओमन से भी वो कॉपर लेते थे। टिन विच वॉज ब्लेंडेड विद कॉपर टू गेट ब्रोंज। टिन जिसको कि ब्लेंड किया जाता था कॉपर के साथ
ब्रॉन्ज बनाने के लिए वो कहाँ से लेके आते थे? अफगानिस्तान से और इराक से। गोल्ड वॉज ब्रॉट फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड कर्नाटका से लिया जाता था और भी कई प्रीशियस स्टोन वो कहाँ से लेके आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। Seals of the Harappan culture have been found in Mesopotamia, indicating trade contacts with them. जो सील्स हैं हड़प्पन कल्चर की वो भी मिली हैं मेसोपोटामिया में, जो क्या इंडिकेट करती हैं कि ट्रेड कॉन्टेक्ट विद देम, कि उनके साथ उनके ट्रेड के भी बहुत कॉन्टेक्ट थे। A dockyard has been found at Lothal where boats and ships came inform the sea and through the river channels. Perhaps goods were loaded and unloaded there. और डॉकयार्ड भी मिला है एक लोथल में, जो ये शो करता है कि वहां पे जो शिप्स लोड और अनलोड होते थे, यानी शिप के थ्रू भी ट्रेडिंग किया जाता था। तो ये भी माना जाता है कि शायद गुड्स को लोडेड और अनलोड किया जाता होगा यहाँ पे। A large number of people lived in towns. They needed to be supplied with food. So farmers cultivated many crops. बहुत सारे लोगों जो कि शहर में रहते थे उनको फूड भी सप्लाई करना पड़ता था। तो ये जो फार्मर्स हैं बहुत सारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे। चार्ड ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल, सीसम एक्सेट्रा। और जो चार्ड ग्रेन्स मिले हैं हड़प्पन साइट में, इनके अंदर कौन कौन से? जिसके साथ साथ व्हीट, बार्ले और लेंटिल और सीसम, ये सारे ग्रेन्स भी वहां पे मिले हैं। और मिलेट्स ये मिले हैं गुजरात की साइड से। तो ये इतने डिफरेंट जो सीड्स मिले हैं वो क्या शो करते हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं, इस तरह के जो फार्मर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट ग्रेन्स को कल्टीवेट करते थे। फूड प्रोडक्शन टू मेंटेन सो मेनी बिग सिटीज, फार्मर living in the village had to grow a lot of crops to supply food to the city dwellers. अब बड़ी बड़ी सिटीज को मेंटेन करने के लिए जो फार्मर्स थे ना, उनको बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती थी ताकि वो सिटी के अंदर भी फूड की सप्लाई अच्छे से कर सकें। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पन प्रोड्यूस। अब जो प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, यानी जो प्लांट्स के एग्जावेट करने के बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट को प्लांट्स मिले हैं, वो क्या शो करते हैं कि उस टाइम पे व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड और मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन होता था। The toy models of the plows found at several sites suggest that हड़प्पन must have used plows for farming. अब एक टॉय मॉडल मिला है प्लो का, यानी हल का मॉडल मिला है, जो ये शो करता है कि हड़प्पन प्लो को भी यूज करते थे अपने फार्मिंग के लिए, यानी फार्मिंग में वो हल का यूज करते थे। They also knew about the process of irrigation as they did it by storing water and supplying it to the fields. अब उनको इरिगेशन के प्रोसेस के बारे में भी पता था। वो इसको कैसे करते थे? वाटर को स्टोर करके और उसको अपने फील्ड में सप्लाई करके। Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo and pig, indicate that those animals were domesticated. और जो एनिमल वहां पे मिले हैं, जिन एनिमल्स की डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स मिली है, वो ये शो करती हैं कि डिफरेंट एनिमल्स लाइक शीप, गॉट और बफलो, इनको वो डोमेस्टिकेट भी करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अब उनका प्रशासन के बारे में देखेंगे। हाउ वाज द एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन कंप्राइजिंग सो मेनी सिटीज गवर्नड? Since trading was too important, most probably the cities were administered by a committee of people consisting of rich merchants. कि इस तरह के एक्टिव और कॉम्प्लेक्स जो सिविलाइजेशन है वो कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता होगा, कैसे गवर्न होती होगी? जैसे कि ट्रेडिंग वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि जो सिटीज हैं वो किससे कौन एडमिनिस्ट्रेट करता होगा? मे बी कमिटी ऑफ पीपल। कमेटी ऑफ पीपल में कौन लोग आते होंगे? यानी रिच मर्चेंट, रिच व्यापारी होंगे जो इस सिटी को गवर्न करते थे। A stone statue has been found which the archaeologists have labeled as the priest king. अब यहाँ पे देखिए एक स्टोन स्टैचू है, ये मिला है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबल किया है प्रीस्ट किंग। तो ये माना जाता है कि जो प्रीस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन में, सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करने में, प्रशासन करने में. अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, collection of taxes, maintenance of law and order was looked after by administration. बहुत सारे काम हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए जाते थे. वो कौन कौन से थे? ट्रेड की रेगुलेशन, कलेक्शन की टैक्सेस, लॉ की मेंटेनेंस, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन करता था. और एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो है प्रीस्ट किंग. सोशल क्लास. अब सोशल क्लास में देखिए, ये भी माना जाता है कि प्रोबेबली द सोसाइटी हैड डिफरेंट क्लासेस. सोसाइटी की डिफरेंट क्लास है. द रूलिंग क्लास. द रूलिंग क्लास कंसिस्ट ऑफ रिच मर्चेंट एंड प्रीस्ट हु एंजॉयड पावर एंड प्रिविलेज एंड लिव्ड इन द सिटाडेल. अब रूलिंग क्लास के अंदर कौन कौन लोग आते हैं कि रूलिंग क्लास के अंदर वो लोग आते हैं जो पावर एंजॉय करते हैं और सिटाडेल के अंदर रहते हैं. और प्रोड्यूसिंग क्लास के अंदर वो लोग आते हैं जैसे कि क्राफ्टमैन, मर्चेंट और जो लोअर टाउन्स के अंदर लिव करते हैं. द क्लास ऑफ लेबरर्स एंड पीजेंट्स. फार्मर वर द फूड प्रोड्यूसर्स हु लिव्ड इन द विलेजेस and around the city. Laborers who did the hard physical work lived in small huts on the outskirts of the city. जो लेबर्स और पीजेंट की क्लास है वो फार्मर हैं, वो फूड प्रोड्यूसर्स हैं जो विलेजेस में रहते हैं या सिटी के अराउंड रहते हैं. और लेबरर्स हैं जो हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं और छोटी हट्स में रहते हैं और सिटी के बाहर की तरफ रहते हैं. तो हमने इसका अभी एक 1 पार्ट किया है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट अभी कंटिन्यू करेंगे.